स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी हट में। यहाँ हम शुरू से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम पेट और ट्रिपल सी की तैयारी कराने वाले हैं। विद्यार्थी हट में हम कवर करेंगे फुल सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिटेल सॉल्यूशन को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चंस का ही डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ साझा किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का 8 मई 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 1। हर पार्ट में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा लोड ना लगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में भोजन से शरीर में आयरन के कम अवशोषण का कारण क्या है? भोजन में हम लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हमारे शरीर में भारत में आयरन कम होता जा रहा है? 5 सेकंड का समय लीजिए आप लोग और खुद इसका जवाब देने की कोशिश करिए कमेंट में। इसका सही जवाब है भोजन के साथ चाय पीना। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी जानते हैं। चाय में टैनिन होता है जो आयरन, जिंक और कैल्शियम के साथ कई और न्यूट्रिएंट्स को कम कर देता है, उनके बनने की क्षमता को धीमे कर देता है, जिससे हमें स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आयरन की कमी वाले रोगियों के लिए भोजन के साथ चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये जो सॉल्यूशन है इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इनको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? रक्तस्राव रोधी विटामिन कौन सा होता है? 5 सेकंड का समय लीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के, जहां पर भी रक्तस्राव रोधी विटामिन की बात करी जाएगी वहां पर किस विटामिन का नाम आएगा? विटामिन के। क्यों आएगा विटामिन के का नाम? क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है और रक्त के थक्के को यह जमने में मदद करता है। तो बेसिकली अगर हमारे शरीर में विटामिन के कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का जो है थक्का बन जाता है, जिससे क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है। और विटामिन के बेसिकली एक यौगिकों का समूह होता है जिसमें K1, विटामिन K1 और विटामिन K2 होते हैं। K1 हमें किन से मिलता है? पत्तेदार साग से और कुछ सब्जियों से। विटामिन K2 हमें किससे मिलता है? मीट, चीज़ और अंडे से। तो रक्तस्राव के जोखिम के बारे में जहाँ भी बात करी जाएगी वहाँ पर कौन से विटामिन आएगा? विटामिन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? 5 सेकंड का समय लीजिए आप लोग, कमेंट में बताइए आंसर। इसका सही आंसर होगा विटामिन ई। बांझपन के लिए जो विटामिन जिम्मेदार होता है वह विटामिन ई होता है। और विटामिन ई को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सौंदर्य विटामिन। किस नाम से जानते हैं? सौंदर्य विटामिन। यह हमारी शारीरिक खूबसूरती को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसका जो सॉल्यूशन है ये है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। विटामिन क्या होते हैं? वे यौगिक जो हमारे शरीर की चयापचय गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में आवश्यक हैं, ठीक है। ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? अब विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एएनएम का और इसमें विटामिन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विटामिन पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इसके बारे में मैं शॉर्ट भी डालूंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और हर तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? ऑस्टियोमलेशिया, अस्थि मृदुता। क्यों होता है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं।
यह गंभीर विटामिन डी की कमी से कारण अस्थियों के नरम होने का रोग है। जो हमारी अस्थियां हैं वो नरम हो जाती हैं, उसकी वजह से हमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। बच्चों में इसे रिकेट्स के रूप में जाना जाता है। यह विकास के दौरान विशेष रूप से पैरों की भार वहन करने के लिए अस्थियों के झुकने का कारण बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए? मतलब जब बच्चा हो जाता है पैदा, उसके 6 माह बाद बच्चे का जो आहार है उसको पूरा करने के लिए एक एएनएम की क्या भूमिका होती है? एक एएनएम को उसकी माँ को क्या सिखाना चाहिए बच्चे को? 5 सेकंड का समय लीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा एएनएम को बच्चे की माँ को 6 माह बाद यह सिखाना चाहिए कि वह कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखे। इसका कारण भी जानने की कोशिश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सलाह है कि पहले 6 महीनों के लिए केवल माँ का दूध पिलाया जाता है, जिसके बाद पौष्टिक पूरक खाद्य पदार्थों के साथ साथ 2 वर्ष की उम्र तक या उससे अधिक उम्र तक स्तनपान जारी रखा जाना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, 6 महीने तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके बाद धीरे धीरे दूध की आदत छूट जाती है, फिर वो पैकेट वाला दूध और वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। पर हमें एएनएम होने के नाते माँ को क्या बताना चाहिए कि 6 महीने के बाद 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध मिलते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? 5 सेकंड का समय लीजिए आप लोग, आंसर कमेंट करिए। तो पोषण का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? पोषण का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स मिलना बच्चे को, न्यूट्रिशन मिलना। न्यूट्रिशन मिलने से बच्चा क्या होगा? हेल्दी होगा, बच्चे की तेज वृद्धि और विकास होगा। न्यूट्रिशन उसे अच्छा मिलेगा तो इसका आंसर है नंबर 1, बच्चे की तेज वृद्धि और विकास। इसके पीछे का कारण, बच्चों को बढ़ने और विकास करने के वर्षों में स्वास्थ्य पौष्टिक आहार एक आवश्यक घटक है। मतलब हम लोगों को छोटे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स वाला खाना देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार ना बन सकें। यहाँ पर और भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो इस आंसर से रिलेटेड हैं, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, उनका ध्यान आप लोग रखिए, लिखते जाइए उनको। 7th क्वेश्चन है हमारा, मानव मित एंथ्रोपोमेट्री सर्वेक्षण में एएनएम को क्या करना चाहिए? अब एएनएम का एंथ्रोपोमेट्री सर्वेक्षण में क्या काम होता है? शारीरिक मापन करना, बुद्धि लब्धि का मापन करना, आर्थिक सर्वेक्षण करना या सामाजिक स्थिति का मापन करना। 5 सेकंड का समय लीजिए आप लोग और आंसर कमेंट करिए और कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो बच्चों इसका हमारा आंसर होगा शारीरिक मापन करना। एंथ्रोपोमेट्री में बच्चे का शारीरिक मापन करती है एएनएम। ठीक है, ये रहा इसका थोड़ा सा डिटेल्ड सॉल्यूशन। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? अस्थि, पेशियों और वसामय उत्तक के आयामों के संदर्भ में मानव शरीर के माप का अध्ययन होता है, जैसे कि वजन, कद, त्वचा की परत, मोटाई, परत, मस्तक, कमर, पद, हाथ की लंबाई और मोटाई शारीरिक माप किया जाता है। ठीक है, किसमें? एंथ्रोपोमेट्री। याद रखिएगा सभी लोग, एंथ्रोपोमेट्री मतलब शारीरिक मापन एएनएम द्वारा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? मतलब एएनएम को भी साफ सुथरा क्यों रहना चाहिए, क्यों आदत डालनी चाहिए कि हम साफ सुथरा रहें, घर को साफ रखें, हाथ धोते रहें टाइम पर? पहला, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए, स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए, खुद को स्वच्छ रखने के लिए या फिर कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए। 5 सेकंड का समय लीजिए आप लोग। देखिए, देखने में सारे आंसर सही लगते हैं लेकिन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, एक इतना सा अंतर होता है सही आंसर और गलत आंसर पहचानने में। तो इसका आंसर क्या होगा? बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए।
एएनएम का मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि वो जितने भी बीमार लोग हैं उसके अंडर आ रहे हैं, उसके क्षेत्र में आते हैं, उनको चीज़ें सिखाना, उनको आगे कैसे अपनी बीमारी को ख़त्म करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, सिखाना है। स्वच्छता कैसे बनाए रखनी है, जो भी इंजेक्शन वैक्सीन लगनी ज़रूरी है वो क्यों लगनी ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करना ही एएनएम का काम होता है। तो एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए सीखनी चाहिए। अब आ गए हम 9th क्वेश्चन पर। इसका बेसिकली यही जो मैंने आपको बताया यही सब इसमें भी आपको मिलेगा। प्रतिदिन शरीर को साफ करना सिखाना चाहिए, शौचालय जाने के बाद हाथ धोना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना आदि, ये सब आप लिखते चलिएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, आमाशय के कौन से भाग हैं? जो हमारा आमाशय होता है उसके कौन कौन से भाग हैं? वैसे तो बेसिकली आमाशय के कितने भाग होते हैं? 4, पर इसमें सिर्फ 3 दिए हैं, तो इनमें से कौन से 3 सही हैं वो हमें बताना है। फंडस, बैग या पाइलोरस। सेकंड है फंडस, बॉडी या पाइलोरस। थर्ड है एपेक्स, बॉडी या पाइलोरस, या फिर फंडस, बॉडी और पाइल। 5 सेकंड का समय लीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो आमाशय के जो भी भाग हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। कौन कौन से भाग होते हैं आमाशय के? कार्डिया, जो कि अन्न प्रणाली के सबसे करीब है। फंडस, जो कार्डिया के बगल में होता है और आमाशय की ऊपरी हिस्सा होता है। ये फंडस ऊपरी हिस्सा होता है, शरीर सबसे बड़ा हिस्सा होता है और फंडस और पाइलोरस के बीच में, और पाइलोरस यह शरीर के बाद एक वॉल्व है, ये सिर्फ एक वॉल्व होता है। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? यकृत, पित्ताशय, फेफड़े या फिर अग्न्याशय? इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर होगा, कमेंट करिए, अग्न्याशय। तो हमारे मानव शरीर में जो लाइपेज एंजाइम होती है वो कहाँ बनती है, वो कौन बनाता है? अग्न्याशय। इसके बारे में और जानते हैं। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है ताकि आंत उन्हें अवशोषित कर सके। यह अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है घट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणुओं में वैसे हाइड्रोलाइज करता है। तो ये सब आप लिख लीजिए। तो आज की हमारी वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। विद्यार्थी इस हट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ आए होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहें। चलिए फिलहाल के लिए तो बाय बाय, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।